क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आरबीएससी में आज हुआ है उसके पेपर को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं बड़े मज़े से कि इन सभी प्रश्नों का क्या आंसर है एक्सप्लेनेशंस के साथ ही। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था आपका था? पहला क्वेश्चन आपका दिया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इम्पल्स का। जी हाँ, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? इम्पल्स का फॉर्मूला अगर हम देखें तो नॉर्मली हम लोग गिनते हैं वैसे तो फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है भैया? एम एल टी माइनस टू। इसमें एक टी और जोड़ दो तो भैया टी की पावर कितनी रह जाएगी? टी की पावर रह जाएगी टी की पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भैया? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, एम एल टी -2। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में, देन द मोशन इज, नॉर्मल सी बात है फिर तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ज़रा, अगर ए एक्स और एक ए वाई ये किसी वेक्टर के हैं, मान लीजिए ये ए एक्स और ए वाई हो गया, ये आपका, चलिए ये आपका ए एक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका ए वाई हो गया। ठीक है, तो जो भी बनेगा ए शुड बी इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा, ए अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ए वाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए कि अगर एक लिफ्ट है जो फॉल्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन, ये ए इज लेस देन जी। तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी बेटा कि जब भी कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है तो हमारा वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यानी जी डैश क्या हो जाएगा? बहुत कहीं और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जी डैश क्या हो जाएगा आपका? जी माइनस ए, क्योंकि एम जी था ना, उससे कुछ एम ए कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ है आपका जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना है यहाँ पर कि बॉडी इज केप्ट इन अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, किस पर? बाय अ मशीन ऑफ कांस्टेंट पावर। तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनेट होगी? अच्छा जी, तो इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कि सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि P बराबर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू वी। ठीक है, P बराबर F इंटू वी। F क्या होता है भैया आपका? F इज इक्वल्स टू होता है ma। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इनको ज़रा कंबाइन करके लिख लीजिए, देखिए क्या बनता है। तो ज़रा हम यहाँ पर F की जगह ma लिख लेते हैं, P बराबर ma और इंटू एस अपॉन टी। अच्छा जी, एक्सिलरेशन को और क्या कह सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी जरा लिख लीजिए, तो ये भी जरा इससे पता चल जाता है भाई क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई क्या हो जाएगा कि आपका ये क्या निकला था यहाँ पर? एम ए एस अपॉन टी। और ए को आप क्या कह सकते हो? ए को आप कह सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? तो वेलोसिटी अगेन अगेन क्या हो जाएगी आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आप एक साथ रख देते हो तो क्या मिलता है देखने को आपको, ये ज़रा देखना है। देखो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर P का फॉर्मूला हो गया M, P बराबर हो गया आपका M, A की जगह आ गया S अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा जी, और V क्या था आपको? V था आपका S अपॉन टी, यानी S अपॉन टी। चलिए, तो यहाँ पर आपको एस स्क्वायर दिख रहा होगा, तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये टी की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पी हो जाएगा अपॉन एम हो जाएगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनेट दिख रहा है आपको? एस, एस प्रोपोर्शनेट दिख रहा है टी क्यूब के एस स्क्वायर।
तो S प्रोपोर्शनेट हो जाएगा T/3/2 के। जी हाँ, तो आपका क्या आंसर आ गया यहाँ पर? 3/2 कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, इन सभी को पहले मिटा दीजिए। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फिर अगले क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कि भैया कि एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तब देखा है कि अगर एक बॉडी जिसका मास m है उसको डीप में अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, चलो भाई इसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर कोई बॉडी है उसको डीप में लेके जाते हैं तो भैया जी की वैल्यू, जब नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, है ना? जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर लेंथ इज इंक्रीज बाय अप्लाइंग फोर्स तो स्ट्रेंथ कौन सा होता है भैया? सिंपल सी बात, लॉन्गिट्यूड ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं आपके ऊपर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है भाई, अच्छी बात है, और उसके बाद एक अंदर एक डेफिनेट प्रेशर है। चलो भाई, उसके बाद इस पाइप एक वाइडर हो जाता है एट अ प्लेस पर, तो वेलोसिटी और प्रेशर क्या हो जाएगा ये समझना है। तो देखो जरा एक चीज समझ लेते हैं। पाइप अगर कहीं पर पतला था, उसके बाद ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो अगर एरिया बढ़ा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनमें यही देख लें तो भैया वेलोसिटी कम वाला ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, वेलोसिटी विल बी लेस। तो देखो अब दो ऑप्शन पे आ जाते हैं कि दोनों ही कम। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब एक चीज़ प्रेशर की ओर बात कर लेते हैं। जब बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो अगर वेलोसिटी घटी तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, है ना? तो कौन सा ऑप्शन रह जाता है आपके पास? आपके पास ऑप्शन रह जाता है ऑप्शन सी। वेग कम हो जाएगा, वेलोसिटी लेस हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ जी, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन के लिए तो सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि ये पूछा है सरफेस टेंशन कितने पर मैक्सिमम होता है। तो भैया 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो भैया सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा, है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो भैया आप क्लास 11th में ही पहले चैप्टर में आप पढ़ लेते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक और बच गया कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जी हाँ, तो ये सारे चारों फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में। उसके बाद के सभी अगले पार्ट में, आगे सभी एक्सप्लेनेशन आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। बने रहिए, नमस्कार।